खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति शेखर, जो कि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शेखर, प्रीति शेखर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ज्ञान रंजन, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है ज्ञान रंजन जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सीनियर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। और ज्ञान रंजन, आपके साथ अगर इसको हम शुरू करना चाहें और ये समझना चाहें कि कुछ आकलन तो जरूर आपने किया होगा, इतनी बड़ी असफलता क्या वजह रही है, कैसे आकलन करेंगे और आगे की राह क्या है? नहीं, देखिए, जो जनादेश है वो तो सबके सामने है, लेकिन ये पूरा का पूरा बिहार हस्तप्रद है, पूरा का पूरा देश हस्तप्रद है कि जिस तरह से जो काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट आया है उससे हम लोग सभी सरप्राइज हैं। मतलब एक एक लगता है ना कि अचानक एक तरफा आज तक इतिहास में कभी भी किसी भी पार्टी के पक्ष में 91% का स्ट्राइक रेट नहीं रहा है। तो अपने आप में ये सारे डाटा जो इनिशियल्स है, जो इनिशियल लेवल ऑफ जो हम लोग का डिस्कशन है उसकी बात पे हम कर रहे हैं। अभी तो एक गहन रिसर्च इस पे होगा, उस सारे डेटा कलेक्ट करने में, कि बहुत सारे डेटा तो अभी वेबसाइट पे ही इलेक्शन कमीशन के अपलोड नहीं हुए हैं। तो उन सारी चीजों को लेके हम बैठेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली कहाँ पे क्या क्या है। जैसे आप पहले से ही जानते हैं कि हम लोग इस मुद्दे को पहले से उठा रहे कि हरियाणा में जो हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तो हमें एक डर था कि बिहार में कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान में हमने जो हमने इलेक्शन कमीशन में जो डुप्लीकेट वोटर्स थे या जो फर्जी वोटर्स ऐड यानी हुए आप थे, अभी भी वही हैं, ईवीएम और डुप्लीकेट वोटर्स और इसकी बात आप अभी भी नहीं, कर रहे हैं? आपने सवाल पूछा तो मैं बता रहा हूँ। आपने पूछा एनालिसिस का क्या होगा, आपने एनालिसिस के बारे में पूछा तो वो उस प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूँ। मैं कोई अभी भी वही नहीं हूँ। वो प्रक्रिया तो आप लोग कई बार बता चुके हैं, उसको लेकर अधिकार यात्रा भी चलाई है। तो फिर आप पूछ क्यों रहे हो? जो तो फिर आप प्रक्रिया है पूछ सर, रहे वो हो? तो नहीं समझिए ना, फिर टाइम खराब करने से क्या फायदा? वो प्रक्रिया आप मैं टाइम कहाँ खराब कर रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं सारी बातों पे आ रहा हूँ। कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं, अभी एक कह बड़ा रहा हूँ, हिस्सा अभी है जिसकी कहना वजह से बाकी आप है। चुनाव इतनी देर हारे। में कह देता। अरे मैं इतनी देर में कह देता, और भी सारी बातें हैं। अभी स्टार्ट किया था ना आपने, क्या 2 मिनट तो दे, कम से कम 1.5 मिनट तो दीजिएगा बोलने के लिए। जल्दी से खत्म करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे प्रक्रिया को देखते हुए हम लोग बहुत शॉक्ड है। और यही नहीं, बिहार की जनता में भी एक तरह का आप देखोगे कि रिजल्ट आने के बाद कहीं भी बिहार में, आपने मीडिया चैनल से हो, मीडिया में रिप्रेजेंटेशन, आप कहीं भी देखो, पूरे चौक चौराहा पे एक सन्नाटा सा पसर गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। क्योंकि जो युवाएं थे, जो महिलाएं थी, जो इनके मानदेने की बात हो रही थी, जो शिक्षक थे, जो लाठी खाते थे, बिल्कुल आपने सही कहा, महिलाओं और युवाओं की। दरअसल यही सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे कि जो ये माई समीकरण था, क्या आपको लगता है ये सचमुच बदल गया? मुस्लिम यादव से महिला युवा हो गया और उसने दरअसल आपकी हार सुनिश्चित की, आपके गठबंधन की? दरअसल नहीं, ये इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। ये बहुत जल्दबाजी है कोई भी चीजों को करने का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अभी बहुत सारे डेटा बूथ वाइज नहीं आया है। आपको समझना होगा, जो इनिशियल डेटा ने इलेक्शन कमीशन ने दिया, उसी में जब 7 करोड़ 42 लाख का डेटा इलेक्शन कमीशन ने बोला और वोटिंग पोल 7 करोड़ 45 लाख का, तो ये तो पहले ही 3 लाख का जो डिफरेंस है वो बहुत क्वेश्चन मार्क के ऊपर है। इसलिए इस बातों को कह रहा हूं कि इट्स टू अर्ली, हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत शॉकिंग है। कभी भी इतिहास में आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि 91% किसी पार्टी का स्ट्राइक रेट रहा हो। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे लास्ट लाइन, जो जिस तरह से बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो अवहेलना हुआ है, जो 10,000 रुपए बांटे जा रहे थे, उस पर हमने क्वेश्चन रेज किया, हमने इलेक्शन कमीशन से रेज किया रोक लगाने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने उसको रोक नहीं लगाया, जबकि उन्होंने राजस्थान में, तेलंगाना में और ये आंध्रा में इस तरह के जब बीच में थे तो उन्होंने उस पर रोक लगाई थी। तो ये बहुत ही इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत ही कॉम्प्रोमाइज है। आप कोर्ट में भी जा सकते हैं उसको लेकर के, अभी भी आपके पास जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जो हमारे ऑप्शंस को हम सारे करेंगे। आपने अपनी बात बता दी, ठीक है। डॉक्टर प्रीति शेखर, आपको जिस तरह से ये सारी बातें सामने आ रही हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि दरअसल जो महागठबंधन है उनके पास अभी भी वही तर्क है, वही जो बात वो पहले कह रहे थे, अभी भी हार मानने को राजी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, आपको क्या लगता है कि आपकी जीत की सबसे बड़ी वजह, जिस तरह से मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि वो माई समीकरण का दरअसल बदल जाना, उसके मायने बदल जाना, क्या एक बड़ा फैक्टर रहा है? जी, हमारी जीत की के सबसे मतलब कह सकते हैं कि जो मायने जो निकाले जा रहे हैं विपक्षियों के द्वारा, उसमें वो ईवीएम का रोना रोते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, अब उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगी। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार में महिलाओं के सम्मान को लेकर हमारी सरकार ने जो किया, युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार ने जो किया, और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए जो भी स्टेप हमारी सरकार के द्वारा लिए गए,
वही हमारी जीत में मददगार साबित हुआ। उसके अलावा हमारे एनडीए गठबंधन में एकजुटता थी, बहुत ही अच्छा समन्वय था, बहुत ही अच्छा संवाद था। हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़े। और तीसरी बात कि कुशल रणनीति, कुशल प्रबंधन, और सबसे बड़ी बात कि हम 24/7 काम करते हैं। हमारे पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता, हमारे गठबंधन के कोई भी लोग हों, सभी लोग अपने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। इन लोगों की तरह नहीं कि चुनाव आया और उनके कैंडिडेट अब जो है उनके क्षेत्र में नजर आते हों, या फिर चुनाव अपना कोई एक शॉट किया और फिर विदेश भाग गए, तो और कोई संवाद नहीं कार्यकर्ताओं में। टिकट बांटने को लेकर अफरा तफरी। अब प्रदेश के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू जी, उनको ही उनके कार्यकर्ता पीट रहे हो सरेआम। तो ये सब अनुशासनहीनता हमारे दल में और गठबंधन में नहीं है। हमने बहुत ही संतुलित होकर, बहुत ही पूर्व नियोजित होकर और बहुत ही अच्छे से समन्वय बनाकर हमने काम किया, जिसका ये परिणाम है। और ये सुखद परिणाम इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने सभी वर्गों का ख्याल रखा। और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी कह रहे थे कि हम लोगों ने महिलाओं को पैसे दिए और तब हम लोगों को वोट मिले, तो उन्हें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि लगातार कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना खराब क्यों होता जा रहा है। हम 1995 से लेकर 2025 की बात करें तो आज तक वो सैकड़ा नहीं पार कर पाए। सैकड़ा तो छोड़ दीजिए, पर अर्धशतक भी तो नहीं लगा नहीं पार कर पा रहे। तो ये आत्ममंथन उनको करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जहां तक बात है महागठबंधन के एक सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल ने जो माय समीकरण को एकदम अपना वोट बैंक मानकर वो चल रहे थे, उस पर उनकी मतलब बपौती समझ रहे थे, वो समीकरण भी टूटा। अब वो मुस्लिम यादव समीकरण अब महिला और युवा समीकरण में परिणत हो गया। और तो और जो उस समीकरण की, जो राजद के माय समीकरण की भी जो महिलाएं थी, उन्होंने भी चुपचाप जाकर एनडीए गठबंधन को वोट कर दिया। और ये मैं इसलिए दावे के साथ कह रही हूं कि जो भी यादव बहुल्य सीट थे, जो मुस्लिम बहुल्य सीट थे, वहां पर भी महिलाओं के वोट हम लोगों को मिले हैं। एनडीए वहां पर बढ़त एनडीए ने बनाया है। तो ये सभी चीजों को लेकर कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी इन लोगों को मेरी पूरी सहानुभूति है पूरे महागठबंधन को लेकर। इन एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है उनके सभी नेताओं को, उनके सभी कार्यकर्ताओं को आत्ममंथन करना चाहिए कि अब कट्टा वाली सरकार नहीं चाहिए। अब लोगों को ये उन्माद पैदा करने के तरीकों को लोग पसंद नहीं करते हैं। अब सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लोग लड़ते हैं। अब किसी को बरगला नहीं सकते हैं। और बिहार की जनता को इन्होंने किस रूप में देखा? आपने देखा कभी इन्होंने सनातन को गाली दी, कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। ठीक है डॉक्टर प्रीति शेखर, वो जनता ने दरअसल सारी चीजें देखी, उसके सामने रही, और इसी वजह से अब तो वोट आ गए हैं, रिजल्ट्स आ गए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अभी आपने सुना ज्ञान रंजन जी कह रहे हैं कि वहां बिहार में चौराहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 91% स्ट्राइक रेट एनडीए का, बीजेपी का कैसे हो सकता है? ये इनको बहुत ताजुब है इस बात पर। कैसे आकलन करेंगे इन चुनावों का? के लिए सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र में जनता जब तय करती है ना, तो तानाशाही इंदिरा गांधी को लगती थी कि वो उसके बाद वो जो चाहेंगे वो करेंगी, और जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। तो गलतफहमी सबको होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को वो समय भी याद करना चाहिए। और बिहार का ये चुनाव, ये कोई नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की जीत नहीं। बिहार का ये चुनाव एस्पिरेशनल बिहार की जीत है, जिनके हितों के संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार खड़े हैं। आप सोचिए, ये आज कहा जा रहा है कि ये तो गड़बड़ हो गई, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया। एसआईआर का पूरा काम सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुआ। अब कैसी कैसी बात करते हैं कि 7,42,00,000 था, फिर 3 लाख बढ़ गया। उनको यही नहीं पता है कि एसआईआर समाप्त होने के बाद भी नामांकन के 10 दिन पहले तक लोग नाम जुड़वा सकते थे। और ये इसीलिए सुविधा दी गई थी क्योंकि उस वक्त कहा जा रहा था कि समय कम है। विपक्ष ही ये मांग कर रहा था कि समय चाहिए। अब उसके बाद इस तरह से उसको एक गलती के तौर पर, उसको एक गड़बड़ी के तौर पर प्रस्तुत करना, जनता को ये सब आज के समय में समय से पता चल जाता है। जिस बिहार को देश का बजट हुआ और विपक्ष ने आरोप लगाया कि तो बिहार का बजट है, जिस बिहार में 10 लाख करोड़ की योजनाएं वो केंद्र सरकार के बजट से चल रही हो, जिस बिहार में सड़क हो, हवाई अड्डा हो, दूसरे सारे काम हो दिख रहे हो, और विपक्ष कह रहा हो कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं। अब जब आप इस तरह से करते हैं तो जनता को लगता है कि आप डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़े हैं।
आप उस जंगल राज की पॉलिटिक्स को वापस लाना चाहते हैं। और जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टा सरकार नहीं चलेगी, बिहार की जनता ने तय किया है, मुझे लगता है कि वो साफ साफ दिख रहा है। और देश भर में, दुनिया भर में बिहार के लोग हैं, बिहारियों को बहुत अच्छे से पता है कि बिहार को पटरी से नहीं उतार सकते हैं। जो डेवलपमेंट चाहिए, जो विकास चाहिए, उसके लिए सरकार जरूरी है, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। ठीक है, दूसरा राउंड में हर्षवर्धन जी आप ही के साथ शुरू करना चाहूंगा, और ये इसके साथ में आपको लगता है ये जो माई समीकरण जिसके परिवर्तन की बात, महिलाओं की वोटिंग, महिलाओं की हिस्सेदारी कितना बड़ा एक बिहार के न सिर्फ चुनावों में बल्कि डेवलपमेंट में एक बड़ा फैक्टर है? देखिए, वैसे भी महिलाएं अगर किसी भी हिस्सेदारी उनकी बढ़ती है तो वो ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ उसको आगे बढ़ाती हैं, इसमें कोई मतलब, ये तो प्रूवन फैक्ट है। लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, इन दोनों का जो राजनीतिक जीवन है, नरेंद्र मोदी हर बात में कहते भी हैं, और उनकी सारी स्कीम अगर आप देखें तो उसका जो बुनियाद है, उसकी जो एक कहें कि आधार है, वो दिखता है कि वो महिलाओं से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार भी जब से 2005 से वो सरकार में आए हैं, तब से लगातार आप देखिए कि वो लगातार एक के बाद एक वो सारी स्कीम्स चलाते रहे, जिन स्कीम्स के जरिए लड़कियों को साइकिल देना। और कमाल की बात यह है कि उन सारी योजनाओं का फॉलोअप बहुत अच्छा रहा बिहार कुछ मामलों में। क्योंकि हम अभी चुनाव के समय में भी हमने सुना कि जीविका दीदी ने चुनाव के समय में बहुत मदद की। जब हम खाते में रकम डाले जाने की बात सुन रहे तब उनका नाम आया। जीविका का जो कॉन्सेप्ट है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का देश में एक अनूठा कॉन्सेप्ट है, जिसमें महिलाएं जुड़ी हुई। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों ने उस वोट बैंक को एक तरह से कहें आकर्षित किया है। और ये जो 10,000 वाला मसला है, निश्चित तौर पर अगर फ्रीबीज पॉलिटिक्स बंद हो, वो इस देश के लिए अच्छा है। लेकिन यहां तो उनको छोटे रोजगार शुरू करने के लिए रकम दी गई, या तो हर तरह के ऐलान बंद हो जाए। मैं तो कहता हूं कि इस पर सभी पार्टियों को सहमति बनानी चाहिए, वरना आप ये नहीं कह सकते। 30,000 देने का ऐलान तो किया था तेजस्वी ने, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष के वादों पर जनता को भरोसा नहीं है। बिहार को जिस पर भरोसा था उसको उन्होंने चुन लिया। ठीक बात है। ज्ञान रंजन जी, जब तक आप, मैं चाहूंगा कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिए कि आपने कहा कि 10,000 रुपए दिए गए, चुनावों के दौरान दिए गए और सारी चीजें हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जो महिला सेंट्रिक योजनाएं हैं, वो केंद्र और राज्य की मिला दी जाए तो वो बहुत बड़ी उनकी एक संख्या हो जाती है। हमारी टीवी स्क्रीन पर चल भी रहा, आप उसको देखिए। फिलहाल हम प्रीति शेखर जी के पास आते हैं। प्रीति शेखर जी, अब मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आऊंगा, फाइनली आपसे ही जवाब लूंगा मैं। प्रीति शेखर जी, आपके पास आ रहा हूं और ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो महिला सेंट्रिक योजनाएं हैं, इसके पहले से भी चल रही थी, और उसके बाद जिस तरह से ये जो रोजगार योजना आई, क्या ये आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा और अब आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, ये 10,000 वाली योजना जीविका दीदियों को देने का प्लान गेम चेंजर साबित हुआ। मैं सिर्फ इस मुद्दे से इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि महिलाओं के लिए कोई फर्स्ट टाइम ये वर्क नहीं हुआ जो हमारी सरकार ने किया है। आप देख लीजिए, जब 2005 में सत्ता में एनडीए सरकार आई, बनी, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए, हमारी सरकार बनी, तो उस समय के बाद से सबसे पहला था कि महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ाना और उनके खोए विश्वास को फिर से उनको वापस देना। और इसके लिए उन्होंने शराबबंदी किया, जीविका दीदी का गठन किया। और देखिए, महिलाएं बहुत पीछे थी, वो सिर्फ पढ़ाई शिक्षा से वंचित थी, नौकरियों से वंचित थी। तो उनको शिक्षा के लिए मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो उनको छात्रवृत्ति मिलनी थी, पोशाक मिलनी थी, साइकिल मिलनी थी, सब मिला। जब वो आगे बढ़ी तो उनको नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिला। उस समय कहाँ कौन सा चुनाव था? उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। ये आज 10,000 पर है तो अब हम मचा रहे हैं। इनको जानकारी नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के माध्यम से जो 10 लाख रुपए मिले, उसमें 5 लाख की सब्सिडी दी गई। यानी कि हमारा कोई मूल उद्देश्य ये नहीं था कि हमें वोट में महिलाओं को प्रभावित करना या आकर्षित करना है। हमारा मूल उद्देश्य यह था कि महिलाओं को सशक्त करना है। अन्य राज्यों की जो बात अभी कांग्रेस प्रवक्ता कुछ देर पहले कह रहे थे कि अन्य राज्यों में हुआ, चुनाव आयोग ने बंद कर दिया, तो वहां पर आप बताइए कि टेलीविजन या स्मार्टफोन बांटना, क्या ये महिलाओं के सशक्तिकरण का ये एक आधार था? और बिहार में जब हमारी सरकार जब महिलाओं को उद्यमी बना रही है, महिलाओं को जब आरक्षण का लाभ दे रही है, पंचायती निकाय चुनाव में 50% आरक्षण का लाभ दे रही है, तो क्या ये चुनाव से जोड़ा जाना चाहिए या महिला सशक्तिकरण से जोड़ा जाना चाहिए? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ज्ञान रंजन जी, बहुत सारे सवाल है और इस सवाल ये भी है कि आपके भी तमाम सारे वादे थे
बहुत सारा रोजगार, रुपया, सब कुछ देने की बात कही थी तेजस्वी यादव ने और आपके गठबंधन ने, बावजूद जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो क्या ये 15 साल का जो राज था महागठबंधन का, लालू प्रसाद यादव का, और वर्सेस 20 वर्ष का जो राज था, उसके अगेंस्ट उसमें चुनाव हो गया और जनता ने फिर नीतीश कुमार को ही चुना? मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे आपने बाकियों को शांति से सुना, मुझे भी बीच में नहीं टोकेंगे। जी जी। सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं उनको मैं बता दूं, महिलाओं की बात हो रही, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, और देश की पूर्व प्रधानमंत्री जो दिवंगत हो चुके हैं उनके लिए वो हिटलर सही शब्दों का करते हैं। वही इनको याद दिला देता हूँ, शायद इनका जनरल नॉलेज कम होगा। वही इंदिरा गांधी जो पूरे दुनिया में एक नया देश का ज्योग्राफिकल चेंज कर दिया था, शायद इन्हें जानकारी नहीं है। और वही इंदिरा गांधी फिर पूर्ण बहुमत से देश की प्रधानमंत्री भी बनी थी। तो इस तरह की जो ये ओछापंथी कर रहे हैं नेशनल टीवी पे आके, उनको पूरी महिलाओं ग्रुप से माफी मांगना चाहिए। अब आता हूं मैं आपके सवालों पे। हमने वो सारे मुद्दे के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन का ये फोटे है, इसीलिए तो चुनाव निष्पक्ष की बात होती है ना। जब आप एक जगह डिसीजन लेते हो कि रोकना है, दूसरी जगह नहीं करते तो आपसे सवाल उठेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह से हम इलेक्शन लड़ा गया, जिस तरह से हम मुद्दे को लेके गए, आपने देखा होगा कि हमने जो वादे किए थे पहले वो निभाए हैं। हमने उस वादे को दिया। ये सरकार 18 साल से है बिहार में, और उन्होंने महिलाओं को जो ओल्ड पेंशन और विधवा पेंशन है 400 का 400 था। हमने ये मुद्दा उठाया कि जब हम सरकार में आएंगे तो 1500 देंगे, तो इन्होंने उसको नकलची कॉपी कैट कर लिया और उनको डिसबर्स किया, उसको सीबीडीटी के तहत उनके खाते में डाला। 18 साल तक इनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा था, कान में रुई ठप्पा डाल के लोग सोए हुए थे। फिर हमने कहा कि सुन लीजिए प्लीज, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं आप ही के सवाल पर जा रहा हूं, मैं आग्रह कर रहा हूं, कंप्लीट करने दीजिए। जनता के बीच में लेकर गए, जनता ने सुना नहीं, वही तो मेरा सवाल। मैं आपकी जवाब दे रहा हूं ना। तो अरे भाई, आपने पूछा, बता तो रहा हूं मैं तो यही तो कह रहा हूं कि हमने वादा किया कि माई बहन योजना के तहत महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे। अगर इनको महिला पे इतना ही काम किया तो फिर 10,000 बांटने की क्या जरूरत पड़ी? सिंपल सी बात है। एक बार हमने ये कहा कि तो आगे योजनाओं के लिए बैन लगा दी। क्या बात है, क्या तर्क है साहब? जैसे मैंने ये थोड़ी बोला, ये तो मैंने पहले मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी ये गलत है, आपने मुझे टाइम नहीं दे रहे हो तो क्यों बुलाते हो भाई? क्यों बुलाते हो जब पक्ष नहीं रखने देते हो? समाप्त हो गया है, जब पक्ष नहीं रखने देते हो तो क्यों बुलाते हो? आइंदा मत बुलाया करना। हर्षवर्धन त्रिपाठी 30 सेकंड में रिवर्ट बैक करिए। आपके ऊपर पर्सनल आरोप लगाए इन्होंने। सर, समय बिल्कुल समाप्त हो गया, 30 सेकेंड्स। नहीं, मैं सिर्फ 2 लाइन में खत्म करता हूं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता का संकट है। कांग्रेस के प्रवक्ता कोई भी तथ्य वाली बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो झूठ बोलते हुए पकड़े गए तो उनको लगा कि अब क्या कहें, तो उन्होंने आक्षेप, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया। मेरे ऊपर बात करने से कुछ होगा नहीं। जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में और चुनाव के बाद वो देश छोड़कर चला जाता हो, उस पार्टी की कितनी गंभीरता है इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। और आज के समय में जनता ये समझती। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों लोगों का। डॉक्टर प्रीति शेखर, ज्ञान रंजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे